लगभग 200 साल इतने लंबे वक्त तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत रही। पर यह कहानी किसी एक राजा या रानी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन चंद मुट्ठी भर लोगों की जिनके हर फैसले ने इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी। हम बात कर रहे हैं बंगाल के पहले गवर्नर से लेकर भारत के आखिरी वायसराय तक की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, एक कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की हुक्मरान कैसे बन गई। इसका जवाब इन्हीं शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों में छुपा है। गवर्नर जनरल और वाइसराय, इनके हर एक फैसले, हर संधि और हर कानून ने मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, उसे मजबूत किया और आखिर में उसी के पतन की कहानी भी लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो कहानी का पहला अध्याय। ये वो दौर था जब व्यापार का तराजू हाथ से छूटा और उसकी जगह तलवार ने ले ली। एक ट्रेडिंग कंपनी अब खुद को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर स्थापित कर रही थी। इसकी शुरुआत हुई रॉबर्ट क्लाइव से। बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सिस्टम बनाया, द्वैध शासन। मतलब पैसा और टैक्स तो कंपनी वसूलेगी, लेकिन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी नवाब की। यह कंफ्यूजन ज्यादा दिन तक चला नहीं। फिर आए वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने इस सिस्टम को खत्म किया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए सारी की सारी पावर सीधे कंपनी के हाथों में ले आए। और बस यहीं से असली खेल शुरू हो गया। अब जरा इस पर गौर कीजिए, सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेस्ली का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही कई राज्यों को घुटनों पर ला दिया। कहने को तो ये एक सुरक्षा समझौता था, पर असल में ये राज्यों से उनकी अपनी सेना रखने और विदेश नीति तय करने का अधिकार ही छीन लेता था। मतलब सुरक्षा के बदले पूरी की पूरी संप्रभुता का सौदा। और जानते हैं, ये तरकीब कमाल का काम कर गई। हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध और यहां तक कि ताकतवर मराठा भी एक एक करके इस संधि के जाल में फंसते चले गए। ब्रिटिश प्रभाव किसी वायरस की तरह पूरे भारत में फैलता जा रहा था। अब कहानी दूसरे दौर में दाखिल होती है। यहां कंपनी का मकसद सिर्फ इलाके जीतना नहीं था, नहीं, अब वो जीते हुए इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी और भारतीय समाज को अपने हिसाब से ढालना चाहती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो अब पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। सती प्रथा और ठगी को खत्म करना ये वाकई में बड़े कदम थे। लेकिन इसी के साथ अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया, पश्चिमी शिक्षा लागू की गई। इसके पीछे सोच ये थी कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो खून और रंग से तो भारतीय हो, पर अपनी सोच और पसंद से पूरी तरह ब्रिटिश। और फिर एंट्री होती है लॉर्ड डलहौजी की, अपनी सबसे विवादित नीति के साथ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सीधी सादी हड़प नीति थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। बस इस एक नीति ने भारतीय शासकों के बीच खौफ और गुस्से की आग लगा दी। और इसका असर जरा देखिए। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक रियासतें ब्रिटिश भारत में मिला ली गईं। और आखिरी चोट तब पड़ी जब कुशासन का बहाना बनाकर अवध को भी हड़प लिया गया। जाहिर है, जमीन पर असंतोष का लावा अब खौल रहा था। ये सच में एक अजीब दौर था। एक तरफ डलहौजी रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम जैसी आधुनिक चीजें ला रहे थे, जो भारत को एक तरह से जोड़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही नीतियां उसी भारत को अंदर से तोड़ रही थीं। एक बहुत बड़े विस्फोट के लिए स्टेज अब पूरी तरह तैयार था। और फिर वो विस्फोट हुआ। हम इतिहास के उस मोड़ पर आ खड़े हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे लंदन में बैठी महारानी के हाथों में चली गई। 1857 का विद्रोह ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। इसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि भारत पर राज करना अब बच्चों का खेल नहीं होगा। इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक था पद का बदलना। अब गवर्नर जनरल ही वॉइसराय भी कहलाने लगा। ये सिर्फ नाम का फेरबदल नहीं था। अब वो किसी ट्रेडिंग कंपनी का एजेंट नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट का सीधा प्रतिनिधि था। पावर का सेंटर पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन क्राउन के राज में भी दो तरह की सोच दिखती है। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन जैसे वॉइसरॉय, जिन्होंने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगा दी, तो दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन जैसे सुधारक भी आए, जिन्होंने उन पाबंदियों को हटाया। इससे पता चलता है कि अंग्रेज खुद भी उलझन में थे कि भारत पर शासन कैसे करें, दमन के जोर पर या कुछ रियायतें देकर। लेकिन आखिर में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये बयान उस दौर की असली सोच को सामने लाता है।
सारे सुधारों के दिखावे की पूछे, असली ताकत तो सेना की ही थी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये साम्राज्य तलवार के दम पर ही चलेगा। और जाहिर है, जब दबाव बढ़ता है तो एक प्रतिक्रिया भी होती है। इसी बढ़ते हुए शाही कंट्रोल के जवाब में भारत में संगठित राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसी का नतीजा थी। अब ये लड़ाई एक नए और संगठित मोड़ पर पहुंचने वाली थी। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे तूफानी दौर में आ गए हैं। ये वो वक्त है जब ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। 20वीं सदी की शुरुआत बड़े तूफानी अंदाज में हुई। एक तरफ बंगाल विभाजन को रद्द करने जैसे फैसले लिए गए, तो दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर 1915 में गांधी जी की भारत वापसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और लड़ाई का तरीका ही बदल कर रख दिया। और ये था आखिरी दशक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के नारे तक हर एक घटना आज़ादी को और करीब ला रही थी। आखिरकार लॉर्ड माउंटबैटन को एक आखिरी काम सौंपा गया, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को समेटना और पावर को ट्रांसफर करना, भले इसकी कीमत देश का बंटवारा ही क्यों ना हो। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947। करीब 200 सालों के बाद भारत में ब्रिटिश राज का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन कहानी में एक आखिरी पन्ना अभी बाकी था। सत्ता के इस हस्तांतरण का सबसे बड़ा प्रतीक बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो आज़ाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय थे जिन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभाला। ये वो ऐतिहासिक पल था जब सत्ता असल मायनों में भारतीयों के हाथ में आई। और फिर 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ और देश एक गणतंत्र बना, उसी दिन गवर्नर जनरल के इस औपनिवेशिक पद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एक युग का पूरी तरह से अंत हो गया। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। हाँ, ये सच है कि अंग्रेज रेलवे, कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ढांचा छोड़कर गए, लेकिन 200 साल की गुलामी, बंटवारे का दर्द और एक खोखली कर दी गई अर्थव्यवस्था, इस विरासत का क्या? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी भी साम्राज्य की असली कीमत कौन चुकाता है और कब तक चुकाता है।